सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी एक धार्मिक और सौम्य स्वभाव की महिला थी। सुभाष 14 भाई बहनों में से 9वें थे। उनके परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर मध्यम वर्गीय था और उनके पिता का प्रभाव कटक में काफी था। सुभाष का बचपन एक साधारण लेकिन अनुशासित वातावरण में बीता। उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा और नैतिक मूल्यों का महत्व सिखाया, जो उनके जीवन में गहरा प्रभाव डालने वाला था। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, वर्तमान में स्टीवर्ट स्कूल, में हुई। लेकिन उनके मन में बचपन से ही देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना जागृत होने लगी थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की रचनाएं पढ़ी, जिन्होंने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। विवेकानंद के विचारों ने सुभाष को आत्मसम्मान, देशभक्ति और आत्मबलिदान की प्रेरणा दी। 1909 में सुभाष ने कटक के रेवेंशॉ कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। यहां उनकी बौद्धिक क्षमता और नेतृत्व कौशल उभरकर सामने आए। 1913 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता में दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात कई राष्ट्रवादी विचारकों और छात्रों से हुई। इस दौरान वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति और अधिक जागरूक हुए। एक घटना में सुभाष और उनके सहपाठियों ने एक ब्रिटिश प्रोफेसर ओटेन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने भारतीयों का अपमान किया था। इस घटना के कारण सुभाष को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन इसने उनके क्रांतिकारी स्वभाव को और मजबूत किया। 1916 में सुभाष ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दर्शन शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई शुरू की और 1918 में प्रथम श्रेणी में डिग्री प्राप्त की। उनके पिता चाहते थे कि सुभाष भारतीय सिविल सेवा ICAS में शामिल हों, जो उस समय भारतीयों के लिए सबसे प्रतिष्ठित नौकरी थी। सुभाष ने ICAS की परीक्षा दी और 1920 में इसे उत्तीर्ण किया, लेकिन उनकी देशभक्ति और ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष ने उन्हें इस नौकरी को ठुकराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने भाई शरद चंद्र बोस को एक पत्र में लिखा, मैं भारत माता की सेवा करना चाहता हूं, न कि ब्रिटिश साम्राज्य की। 1921 में सुभाष ने औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर स्वतंत्रता संग्राम में कदम रखा। वे कोलकाता में चित्तरंजन दास, जिन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता था, के संपर्क में आए। दास सुभाष के राजनीतिक गुरु बने और उन्होंने सुभाष को संगठनात्मक और नेतृत्व कौशल सिखाए। सुभाष ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जल्द ही कांग्रेस के युवा नेताओं में से एक के रूप में उभरे। 1923 में सुभाष को ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनकी बेबाक और क्रांतिकारी सोच ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। इस दौरान उन्होंने कोलकाता नगर निगम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शहर के विकास के लिए कई सुधार किए। लेकिन उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया। 1924 में उन्हें मांडले जेल, बर्मा, वर्तमान म्यांमार, में भेजा गया, जहां उन्होंने कठिन परिस्थितियों में 2 साल बिताए। 1928 में सुभाष कांग्रेस के भीतर एक प्रमुख नेता बन चुके थे। वे पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे, जबकि महात्मा गांधी और अन्य नेता डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे। लाहौर अधिवेशन 1929 में सुभाष ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का समर्थन किया, जो अंततः स्वीकार किया गया। 1938 में सुभाष को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने अपने कार्यकाल में कांग्रेस को और अधिक संगठित और आक्रामक बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सैन्यवादी और क्रांतिकारी विचारधारा गांधी और अन्य नेताओं के अहिंसक दृष्टिकोण से टकराई। 1939 में सुभाष ने दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन गांधी के विरोध और आंतरिक मतभेदों के कारण
उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो एक अधिक क्रांतिकारी और वामपंथी विचारधारा वाला संगठन था। 1941 में सुभाष ने ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से भागकर अफगानिस्तान और फिर सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। वहां उन्होंने हिटलर और अन्य नाजी नेताओं से मुलाकात की और भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन मांगा। हालांकि हिटलर का समर्थन सीमित था और सुभाष को लगा कि उनकी लड़ाई दक्षिण पूर्व एशिया से अधिक प्रभावी हो सकती है। 1943 में सुभाष जापान पहुंचे, जहां उन्होंने रास बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। उन्होंने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे प्रेरणादायक नारे दिए। आजाद हिंद फौज में भारतीय युद्ध बंदियों और स्थानीय भारतीयों को शामिल किया गया और इसकी 3 डिवीजन थी: गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और रानी झांसी रेजिमेंट, महिला सैनिकों की टुकड़ी। सुभाष ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शहीद और स्वराज द्वीप का नाम दिया और वहां आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। 1944 में आजाद हिंद फौज ने भारत के पूर्वोत्तर में प्रवेश किया और इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयों में हिस्सा लिया। लेकिन जापानी सेना की हार और संसाधनों की कमी के कारण वे पीछे हट गए। 18 अगस्त 1945 को सुभाष की मृत्यु ताइवान में एक विमान दुर्घटना में होने की खबर आई, लेकिन उनकी मृत्यु आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कई लोगों का मानना है कि सुभाष जीवित रहे और भारत या अन्य देशों में गुप्त रूप से रहे। भारत सरकार ने उनकी मृत्यु की जांच के लिए कई समितियां बनाई, लेकिन कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला।